करो शुरू भाई। एसी वाला चला दो। पेज नंबर 290, क्वेश्चन नंबर 4, शाहीन। फॉर ईयर एंडेड, ईयर एंड बताएं। अच्छा, इस सवाल के एडजस्टमेंट्स पे टाइम लगाना है, इसलिए इधर जरा जल्दी नोट करें। नहीं, इधर तो जल्दी नोट करो ना। एक लाइन इधर छोड़ दीजिएगा, इधर देखें, एक लाइन इधर छोड़ दीजिएगा पैट से ऊपर। प्रॉफिट ऑफ टैक्स। स्टेटमेंट एंड इक्विटी कितनी लाइनें? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ठीक है सर। नहीं, इस तरह। अच्छा जी, नाउ उधर ही रखो। अब ये बीच में जो टाइम मिला उस दौरान सेल कॉस्ट ऑफ सेल नोट करते रहना। अभी इधर आ जाएं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ शाहीन लिमिटेड एज एट 30 जून 2015। सेल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहाँ जानी है जी? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। सेलिंग एंड एडमिन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा यार, ये ना ट्रायल दो किस्म के होते हैं। ट्रायल दो किस्म के होते हैं, कुछ में कॉस्ट ऑफ सेल नज़र आ रही होती है और कुछ में कॉस्ट ऑफ सेल नज़र नहीं आ रही होती। जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल नज़र नहीं आएगी ना, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल निकालने का डाटा दे देगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस। तो इस ट्रायल में देखें कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, इसलिए ना उसने हमें देखें
टिक करें, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और परचेजेस भी दी होंगी, नहीं दी हुई तो बस वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर इसने डाली हुई है, तो क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल हम खुद निकालेंगे। जी बिल्कुल, अगर सवाल में चलो अभी एडजस्टमेंट आ रही है पहली, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा भाई, फाइनेंस कॉस्ट में। यार अजीब चीज नहीं है, सीटीपी आज नजर आ रहा है ट्रायल के मुंह पे, तो ये पहली चीज जरा ऑब्जर्व करें, आज करंट टैक्स पेबल ट्रायल के मुंह पे क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है, तो करंट टैक्स पेबल आज पहली दफा ट्रायल के फेस पर नजर आ रहा है, कुछ चीजें मुंह से पता चल जाती हैं। एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स हम शो किया करेंगे करंट एसेट्स में, एडवांस इनकम टैक्स। अच्छा एक डिस्कशन है इसके ऊपर कि एडवांस में जो टैक्स हुकूमत को हमने जमा करवा दिया है और जो करंट टैक्स पेबल है, इधर देख लो ना यार, तो वो बीच में साथ साथ नोट हो जाएगा। करंट टैक्स पेबल है हुकूमत की तरफ, हमने हुकूमत को टैक्स पे करना है और उधर से एडवांस में टैक्स जमा भी करा रहे हैं, इसको प्रीपेड टैक्स भी कहते हैं, प्रीपेड टैक्स। तो एक डिस्कशन है कि इनको नेट किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि एक ही पार्टी है, हुकूमत को देने कितने हैं 2000, हो सकता है नीचे भी कोई करंट टैक्स पेबल पड़ा हो, हुकूमत को देने कितने हैं, हुकूमत को जमा कितने करा दिए हमें, तो एक सवाल है इसको नेट किया जा सकता है या नहीं, तो भाई उसके लिए एफबीआर से अप्रूवल लेने की जरूरत होती है, इसलिए बाय डिफॉल्ट हम नेट नहीं किया करेंगे, हम इसको अलग जगह शो कर दिया करेंगे और इसको अलग जगह शो कर दिया करेंगे। क्लियर? तो इसको आप लिख लें आगे, बस हम करंट एसेट्स में शो कर देंगे। पीपी आ रहा है, अकोमोडेशन आ रही है। अच्छा अभी ना सवाल ने बताया नहीं, ठीक है डन, जज़ाकल्लाह। सवाल ने बताया नहीं अकोमोडेशन का ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो अदर इन्फॉर्मेशन में देख लेंगे, डिडक्शन के रेट वगैरह दिए हुए तो डिडक्शन निकाल लेंगे, नहीं तो ये शायद ये क्लोजिंग ही हो। एक्सपोर्ट लाइसेंस इंटेंजिबल है, एक्सपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट में उंगली रख देना, लाइसेंस, लाइसेंस इंटेंजिबल है। डेटर आ रहे हैं, कैश एंड बैंक आ रहा है, प्रीपेमेंट्स आ रही हैं, ट्रेड पेबल्स आ रहे हैं, कोर्ट केस पेबल आ रहा है, कोर्ट केस के पैसे पेबल है। और भाई इसकी टेंशन नहीं लेनी, इसकी एंट्री हो चुकी है, ये लाइबिलिटी क्रेडिट हुई भी है, बाकी कोई डेबिट खर्चों में पड़ा होगा शायद एडमिन एक्सपेंसेस में, तो यार सुई उधर ही अड़ी हुई है। 1 मिनट के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ, जिसने वो नोट करने कर ले। कैमरा उधर करो यार। बस 15-20 सेकंड बाद ले आओ कैमरा इधर। सारी जरूरतें पूरी करके बैठा करें क्लास में। अच्छा ओके, आई रिपीट, लेट आने वाले जरा देखें पहले। करंट टैक्स पेबल भी हमें ट्रायल में नजर आ रहा है, हमने कोई एडवांस में भी टैक्स जमा करवाया हुआ है, तो मैंने कहा इनको नेट ना करें क्योंकि एफबीआर से इजाजत लेनी पड़ती है नेट करने के लिए, इसलिए एसेट और लाइबिलिटी को अलग अलग शो करें। अकोमोडेशन का पता नहीं ओपनिंग है या क्लोजिंग है, ये ट्रेड ये लाइसेंस हमारा इंटेंजिबल होगा, डेटर कैश, अदर रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, कोर्ट केस के पैसे पेबल है, इसका डेबिट कहाँ पड़ा होगा, इसका डेबिट एडमिन एक्सपेंसेस में पड़ा होगा, क्योंकि क्रेडिट तो पड़ा हुआ है ना। लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है, डेफर्ड टैक्स आ रहा है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, डीटीएल लिख लें, डीटीएल है और ये बेटा है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है और इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट्स नीचे जाके देख लेंगे, तो नीचे जाके वैसे मैंने देखा हुआ, लिख लें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हैं, तो देख लेंगे एफईटीपीएल वाली हैं या एफईटीओसीआई वाली हैं, तो इन्वेस्टमेंट लिख लें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 125 पे आ रही हैं। ओके ज़रा मैं चाहता हूँ पहले हम रनिंग में आ जाएं, 1-2 एडजस्टमेंट्स करके,
फिर पॉइंट 1 को इंशाल्लाह मैं करवाता हूँ 5-10 मिनट में। पॉइंट 2, एक्सपोर्ट लाइसेंस हैज़ ऑब्टेन्ड फॉर एक्सपोर्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है जी, एक्सपोर्ट लाइसेंस कितने के? 6000 का। इज ऑब्टेन्ड फॉर एक्सपोर्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड इज इफेक्टिव फॉर फर्स्ट 5 years। इस लाइन को भी छोड़ें। अगर आपको एक बताया जाए, मोबाइल वाले भाई, अगर आपको बताया जाए कि एक बंदे की, कोई बच्चा था बेचारा, वो 5 साल की उम्र में मिसाल के तौर पे फोत हो गया, और तो वो आप बता सकते हैं किस दिन फोत हुआ, तो पैदा किस दिन हुआ। इसी तरह तो किसी की डेट ऑफ डेथ बता दी जाए और उसकी ज़िंदगी बता दी जाए तो डेट ऑफ बर्थ निकल सकती है। तो डेट ऑफ परचेज ज़रा मुझे बता दें इसकी। डेट ऑफ परचेज भाई इसकी लाइफ 5 साल है अप टू 31 दिसंबर 19। हाँ, तो डेट ऑफ परचेज लिखें जी इसकी। 5 साल इस्तेमाल होगा ना, तो रिवर्स अगर चलना चाहें 5 साल इस्तेमाल होगा। एसेट की लाइफ का एंड बताया या खरीदने की तारीख बताई है? अप टू 31 दिसंबर 19 हमने साथ रहने, पूरा 19, रिवर्स चलें, पूरा 19, पूरा 18, पूरा 17, पूरा 16, पूरा 15। डेट ऑफ परचेज लिखें 1 जनवरी 15। मिसिंग थी सवाल में 1 जनवरी 15। अच्छा, एक चीज़ अब बताएं आप कि एसेट्स को अमोर्टाइज कब से करना शुरू करते हैं? जब वो अवेलेबल फॉर यूज़ हो या फिजिकली यूज़ हो? अवेलेबल फॉर यूज़ हो। हमने एक्सपोर्ट्स शुरू कब किए हैं? 1 जुलाई अगले साल। इस डेट को काट दें भाई, मुझे इस डेट से कोई कंसर्न नहीं है, ये इरेलीवेंट है, क्योंकि मैंने एसेट को तब से अमोर्टाइज नहीं करना होता जब से यूज़ होना शुरू हुआ है, बल्कि तब से अमोर्टाइज करना होता है जब से अवेलेबल फॉर यूज़ है। तो इसलिए मैं इसको 1 जनवरी 15 से ही अमोर्टाइज करूंगा। ओके, तो हमारा ईयर एंड बताएं क्या है? 1 जुलाई 14 को शुरू हो रहा है, ख़त्म कब हो रहा है? 30/15 को। मैंने ख़रीदा कब? 1 जनवरी। मेरी बला से अगले साल एक्सपोर्ट शुरू हो रही हैं, ये इस बात को फ़ारक करें। तो बता दें कितने महीने की अमोर्टाइजेशन निकालेंगे? 6 महीने की अमोर्टाइजेशन निकाल दें जी। ये लाइन तो काट देना, क्योंकि हमें इससे कंसर्न नहीं है कब से यूज़ शुरू हुआ, हमने क्या देखना होता है? कब से अवेलेबल फॉर यूज़। हाँ जी, अमोर्टाइजेशन कहाँ डालें? कॉस्ट ऑफ सेल में, एडमिन में, सेलिंग में? फिक्रा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। एक्सपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट क्या होती है? पहले बताएं, एक्सपोर्ट क्या होती है? सेल होती है, और इंपोर्ट परचेज होती है। एक्सपोर्ट में अगर आप जो है वो एक्सपोर्ट ना करते, पाकिस्तान में बेचते, तो भी बेचने का कोई खर्चा आना था। तो अब आपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज, तो एक्सपोर्ट करना जब सेल है तो सेल डिपार्टमेंट के सारे खर्चे, ये सेल डिपार्टमेंट का डिसीजन था ना एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि उनको इजाजत होती है सेल करने की, उन्होंने एक्सपोर्ट करने का सोचा, तो उनके जितने खर्चे हैं वो सारे सेलिंग एक्सपेंसेस में जाते हैं। तो वर्किंग नंबर 1 हो जाएगी हमारी क्या? कॉस्ट ऑफ सेल। इसीलिए जरा रूम आपको शिफ्ट करवाया है, तो व्हाइट बोर्ड पे उधर मसला आ रहा था, स्क्रीन पे काम करना पड़ता हमें। वर्किंग 1, वर्किंग 2 एडमिन में एडमिन कर लेते। नोट्स नहीं है इस सवाल में, इस सवाल में वर्किंग्स हैं, नोट्स नहीं है, यानी कि आप यहां से वर्किंग 1 अपने रजिस्टर पे शुरू कर सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट। अगली 2 क्लासेस में हमने नोट्स के सवाल करने हैं। हमारे कौन कौन से नोट्स हो गए हैं? P&L वाले 6 हो गए हैं, डोनेशन वगैरह। फिक्स्ड एसेट का नोट हो गया। 5 लाख से ज्यादा बुक वैल्यू वाले एसेट्स अगर बिक जाते थे, मोड ऑफ डिस्पोजल, पर्टिकुलर्स ऑफ बायर। शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर हो गया, शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल का ये पिछली से पिछली क्लास में किया था, शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर। अब हमारे करंट एसेट्स के और लाइबिलिटीज के डिस्क्लोजर आगे में है, वो हमने अगली और उससे अगली क्लास में करना है। फिर 2 दिन बाद IFRS 15 शुरू करेंगे। तो हाँ, फाइनल अकाउंट को क्लोज करके IFRS 15 शुरू करेंगे।
तो करना ही है ना। चलें जी, बता दें जी एंट्री भाई अमोर्टाइजेशन की। सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट या अमोर्टाइजेशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। तो एसेट को बुक वैल्यू पे मैं मेंटेन कर लूंगा, बस फेस के ऊपर मैं माइनस कर देता हूँ। 6000 का एक्सपोर्ट लाइसेंस है, इसको अमोर्टाइज करवा दें। एक लाइन छोड़ दें, ट्रायल से भी को फिगर्स आती हैं। क्या लिखूं यहाँ पे? अमोर्टाइजेशन खुली खुली करके इधर 6000/5 तो 1 साल की अमोर्टाइजेशन दे देगा ना मुझे। मुझे कितने महीने की चाहिए? अच्छा, अब क्या डिसीजन हुआ है? रुपीज इन 1000 में हम सवाल करने लगे हैं, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और इनटेंजिबल क्रेडिट। मुझे इसकी कॉस्ट ना उठाएं ताकि ट्रायल से मैं 6000 उठा के लिख लूंगा। जी डबल एंट्री होगी, अमोर्टाइजेशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। चलें आगे जी। क्लोजिंग स्टॉक पकड़े भाई, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 30 मिलियन। यार अभी तक किसी सवाल में क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन में क्यों नहीं था? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल दी होती थी ना उधर फेस के ऊपर ही, तो फेस पे क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन में है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, ये कॉस्ट ऑफ सेल जब निकाल रहे हो ना, तो सबसे एंड पे आता है क्लोजिंग स्टॉक। कितना जी? 30 मिलियन है यार। अब आपने डिसीजन क्या लिया, पहले मुझे ये बता दें। ये क्या है? रुपीज इन 1000। ये क्या है? रुपीज इन। आप बता दें मैं क्या करूं। ये मिसमैच है ना, इसी को मिसमैच कहते हैं। ऊपर डाटा 1000 में पड़ा हुआ है, नीचे मिलियन में। तो ये 30 मिलियन है। इससे अगर मैं रुपीज इन 1000 में लिखूंगा 30,000 होगा। तो ये पता चले, पूरा सवाल करके आपको पता चले ओहो यार शहीद आज तकीर ही होगी। लेकिन डबल एंट्री भाई करनी है क्योंकि किस में आ रहा है? अदर इंफॉर्मेशन में आ रहा है स्टॉक। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, मैंने तरतीब याद कराई थी। स्टॉक डेटर कैश में ऊपर क्या आता है? स्टॉक आता है। कितना जी? 30,000। सर ये ज़्यादा ही काम है, ये ट्रायल में से चीज़ें पहले कुछ ब्रैकेट में काम। ठीक है, ये भी हो सकता है, डिस्कस कर लूंगा मैं इस पे भी। ठीक, कई दफ़ा कोई चीज़ें ऐसी तो उठानी नहीं होती, अदर इंफॉर्मेशन से पता चलती हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, डिटेल्स ऑफ पीपी आर एस फॉलोज। एक काम करें, ट्रायल में भी पीपी नजर आ रहा है, उसको जरा नजर मारें, और अदर इंफॉर्मेशन में भी पीपी नजर आ रहा है, उसको नजर मारें। एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा जी, ऑब्जर्व हमने ये किया कि ट्रायल में ना लैंड बिल्डिंग प्लांट अलग अलग नहीं आ रहा। मुझे अच्छी तरह याद है पिछली 2 क्लासों में ना लैंड बिल्डिंग प्लांट अलग अलग आ रहा होता था। इसने क्या किया है? इसने लैंड बिल्डिंग प्लांट अलग अलग नहीं दिया, बल्कि इसने क्या दे दिया? सिर्फ पीपी। और ये फिगर 86,000 की ना लकीली ये मैच कर रही है। जरा देखें, ये क्लोजिंग कॉस्ट आ रही है हमारी या ओपनिंग कॉस्ट आ रही है? ओपनिंग कॉस्ट आ रही है। साल एडिशन डिलीशन है ही कोई नहीं सवाल में। तो ये जरा टोटल करके देखें इसका कितना आ रहा है? 86,000। अच्छा ये देखें, रुपीज इन 1000 में दे दिया, फिर इसने मिलियन में चलते चलते ये रुपीज इन 1000 में। अच्छा जी, तो ये टोटल ऊपर वाला टोटल मैच कर है। लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में ब्रेकअप देना क्यों जरूरी था? ताकि हम डेप्सियन हालेक की अलग अलग निकाल सकें। तो अदर इंफॉर्मेशन में इसलिए इसने ब्रेकअप दे दिया। यार ये क्या है? प्लांट एंड इक्विपमेंट में कहते हैं एक चीज तो फुली डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो फिर इस 3000 वाली को भी डेप्रिशिएट करना है या बकाया को? बकाया को डेप्रिशिएट कर लेंगे। तो इसमें 30 - 3 27 को डेप्रिशिएट करेंगे। एस्टिमेटेड लाइफ 20 साल 10 साल। अब देखना पड़ेगा डेप्सियन कहाँ कहाँ डालनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करिए। कंपनी डेप्सियन इज एलोकेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन कॉस्ट 75 15 एंड 10। चलें जी, बिल्डिंग के डेप्सियन निकालें। मेथड कौन सा यार?
यूजफुल लाइफ बस दी हुई है, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएं, यहाँ लिखा भी हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड है। बिल्डिंग का डेप्रिशिएट करें जी, 36,000 को 20। अच्छा वैसे मुझे बता दें जरा, बिल्डिंग की डेप्रिशिएशन टोटल कितनी आ रही है? कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ 1800। अब एंट्री की पोस्टिंग करवाएं, 1800 की पोस्टिंग करवाएं। हाँ जी बिल्कुल, इसमें से एक लाइन ट्रायल के लिए मैं छोड़ दूं, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 1800 ज़रब 75%। तेरा 50 नहीं, मेरा 50, लड़ाई ना करिए भी मेरे से। तेरा 50, चल तेरा 50 कह रहा है। अच्छा एडमिन में ये पेपर में इजी मार्क्स होते हैं जो हमने जल्दी जल्दी गेन करने होते हैं। एडमिन का 10 है, 180। 1800 इंटू जी कितना? 270। एंट्री की कौन सी साइड पोस्ट हो गई? पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री बता दें। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट डेप्रिसिएशन, तो एंट्री की कौन सी साइड पोस्ट हो गई? डेबिट। अब कौन सी पोस्ट करनी है? क्रेडिट साइड पोस्ट करनी है, तो क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देता हूं। वर्किंग नंबर 5 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये वर्किंग फॉर फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा यार क्या मशवरा है आपका? पीपी तीनों अलग अलग शो कर दूं या इकट्ठे शो कर दूं? वर्किंग में तो अलग अलग, इधर लैंड अलग, बिल्डिंग अलग, प्लांट अलग, फर्नीचर अलग। वर्किंग में अलग अलग शो करने वाले हाथ खड़ा करें। अलग अलग शो नहीं कर सकते, असल में ना कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है अलग अलग। कॉस्ट का डेटा कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन अब फिलहाल इस सवाल में मजबूरी है, अकम्युलेशन अलग अलग नहीं दी हुई, तो इसलिए बस फिर बीडी अकम्युलेशन सबकी उठा लेते हैं अब, और क्या करें, अलग अलग नहीं कर सकते हम। तो इसलिए फिर इधर पीपी के नीचे पीपीई ही लिख दें बस। कॉस्ट लेस अकम्युलेटेड, ये बीडी इंशाल्लाह ट्रायल से उठा लेंगे, बीडी की टेंशन ना लें, ये डबल एंट्री करवाएं। यार 1800 अब डबल एंट्री पूरी होगी। आप इधर आओ, 1350 और 180 पे उंगली रखो, उधर होके 1350 और 180 पे उंगली रखो। ये दोस्तों तो भाईजान ये बताएं, ये डेबिट इम्पैक्ट पोस्ट हो रहा है या क्रेडिट? अब मैं क्रेडिट डालने लगा हूं। डेबिट 1800 पूरा हो रहा है, 2 हाथ इसके 1 हाथ मेरा, डेबिट पूरा हो रहा है। अब ये क्या हो गया? क्रेडिट। ये क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूं इस हाथ से? डेबिट। और इधर क्या हो रहा है? पेपर में इन्विजिलेटर को बुला लेना। अच्छा अगली वापस आ जाओ। अगली 30,000 पे डेप्रिसिएशन करनी है, 37 माइनस 3 पे 27,000 पे। तो 27,000 उसमें 3 तो फुली डेप्रिशिएट हो चुके हैं, उनको जिस जग में पानी नहीं है उसमें से पानी क्या निकालना, तो 3,000 ऑलरेडी फुली डेप्रिशिएटेड है। 27,000 ज़रब नहीं, लाइफ दी हुई है, कितनी आ गई? अब इसको अगेन तोड़ना पड़ेगा 2700 को। किसकी डेप्रिसिएशन जी? यार ये जी प्लांट है जो तीनों जगह यूज हो रहा है, मर्जी है इनकी, वरना प्लांट की बाय डिफॉल्ट कहाँ डालनी होती है? कॉस्ट ऑफ सेल में। लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं फिर ये प्लांट नहीं, जनरेटर वगैरह शायद इधर कोई बड़े होंगे, ये रीजन हो सकती है। डेप्रिसिएशन प्लांट, अच्छा निकली कितनी है? 2700। अब खुद ही लगवा दें मुझे, 2025 270। ये डेबिट पोस्ट हो गया। अब क्या पोस्ट करना है?
2700। दोबारा आ जाए यार, इनको समझ नहीं आ रही कुछ को। सही जगह पे हाथ रखें। हाँ, ये क्या पोस्ट हो गया जी? ये जो इसकी 2 उंगलियां, मेरी 1 उंगली, ये 2700 बन गया। 2700 डेबिट और 2700 क्रेडिट। कमेंट्री बंद करेंगे आप? अच्छा, पॉइंट नंबर 5 आप पढ़ें, फिर मैं एक सवाल पूछूंगा। पॉइंट 5, भाई ये एरर है या फिर प्रेजेंटेशन या क्लासिफिकेशन टाइप एडजस्टमेंट? बेटर प्रेजेंटेशन के लिए कुछ बता रहे हैं। कहते 6 मिलियन का लोन अगले साल के अंदर अंदर पे कर देना है। लोन कितने? इस तरह की एडजस्टमेंट पास पेपर के क्वेश्चन 1 BSZ में की थी, जिसमें एडवांस सप्लायर से था, उसके 2 हिस्से किए थे, 12 और 4 की फिगर थी, 16 था टोटल। तो कहते हैं इतना लोन 1 साल के अंदर अंदर वापस कर देना है। तो लोन टोटल कितने? 31। इसमें से कितना अगले साल पे कर देने? 6 मिलियन नहीं, 6000। ये कहां चला जाएगा? करंट लाइबिलिटी में। और बाकी 25525 ये किस में चला जाएगा? तो इसको इधर ही लिखा रहने दें। ट्रायल का जब मुंह आएगा तो इसको प्रेजेंट कर देंगे 2 जगहों पे। लोन में लोन का पड़े होना कोई हर्ज की बात नहीं है। जितना लोन 1 साल के अंदर अंदर पे कर देना है वो करंट होगा। ओके, भाईजान ये क्या है? कभी आपने सुना काला? कभी सुना नीला? कभी सुना लाल? काली नदी नीली नदी थी पिछली क्लास में। अब एक नई नदी आने लगी है। कौन सी नदी? लाल नदी। अच्छा, मैं एडजस्टमेंट्स अपनी तरतीब से करवा रहा हूँ, सवाल की तरतीब से नहीं करवा रहा, ताकि एक दफ़ा हम रनिंग में आ जाएं, फिर इंशाल्लाह देख लेते हैं चीज़ों को। जी हजरात, करें आप खुद ही पढ़ें आखिरी एडजस्टमेंट। हाँ जी, टी काउंट बनता है ना, आपको याद है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में टी काउंट बनता है। टी काउंट में बीडी उठाएं ट्रायल से और टी काउंट बनाने की कोशिश करें। The company has made an investment in Mayfair Limited। यार लिखा हुआ शेयर्स या डिबेंचर्स? यार वैसे वाजे तौर पे नहीं लिखा हुआ। इन मेफेयर लिमिटेड फिर शेयर्स ही होंगे। अब और क्या है? डिबेंचर होते हैं तो फिर इंटरेस्ट रेट वगैरह भी देता ना इफेक्टिव। तो फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मेफेयर। द कंपनी हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मेफेयर ड्यूरिंग द ईयर। हैज मेड इट ड्यूरिंग द ईयर। इस साल इन्वेस्टमेंट्स की हैं। एंड इररिवोकेबली इलेक्टेड एट इनिशियल रिकॉग्निशन टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो हमने सोचा है OCI पे जाना है, लेकिन इससे वापस कभी नहीं आएंगे अब। तो ये पहली क्लास थी, लेक्चर 1 हमारा। द फेयर वैल्यू एज एट ईयर एंड वाज ₹100 मिलियन। वर्किंग नंबर
6। कौन सा अकाउंट बनाएं? ट्रायल में बैलेंस कितना आ रहा है? 125। अच्छा, कैरी डाउन कितना है? 100। तो इसका मतलब है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंटेंट ने नहीं की ना, वरना तो 100 पे नजर आ रहा था ट्रायल में। तो फेयर वैल्यू इनकी कितनी होगी ये साल के एंड पे? अच्छा फिर इसको ऐसे कर लो ना यार, 1,25,000। नहीं, देख लेने दो, ये सवाल में एरर है, सवाल में एरर है बिल्कुल, इतना जमीन आसमान का फर्क नहीं है। मुझे याद आ गया पिछली दफा भी एरर पकड़ी गई थी, ये सवाल में एरर है। ये 1,25,000 है, ये 1,25,000 है। तो इसको आप कर लें इतने ऊंचे शेयर नहीं जा सकते अभी, सवाल सही कर लें। ₹1 लाख, कुछ नहीं करना, सवाल सही कर लें। सवाल सोल्यूशन अल्लाह का शुक्र है सही है, सोल्यूशन में मसला नहीं है। उधर ऐसा नहीं होगा ना, वरना इन्विजिलेटर मैंने बताया मिलता उधर होता है। अच्छा, तो ऊपर कितना पड़ा है? 1,25,000 और नीचे 1 लाख। और हम सवाल किसमें? सवाल में एरर है, बस बात खत्म हो गई मेरी। इसको काट के फिगर सही कर लें जी। क्या? हाँ, ट्रायल में अगर आ रहा हो 125 और अदर इंफॉर्मेशन कह रही हो कि फेयर वैल्यू इनकी अब 1 लाख रह गई है, तो ट्रायल वाली फिगर को सही माने या अदर इंफॉर्मेशन वाली? अब ट्रायल वाली फिगर पकड़ी, अदर इंफॉर्मेशन वाली डाली। आप बता दें ये गेन P&L में जाना है OCI में? मुझे याद पड़ा है कि यहाँ पे हम गेन या लॉस जो भी है, मुझे याद पड़ा है यहाँ पे हम 3 लाइनें लिखते होते थे, पता नहीं कितने लफ्ज डालते थे हम। फेयर वैल्यू रिजर्व, बैलेंसिंग, यहां 3 बातें लिखते होते थे। कितना हो गया जी? 25। अब इसको सही कर लेना यार। चलें जी, जर्नल एंट्री बताएं। फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI, तो 125 की एंट्री नहीं करनी, वो ट्रायल में नजर आ रहा था। फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI डेबिट, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट। ब्लू मार्कर याद है? लेकिन यार अब ना ब्लू मार्कर की जरूरत नहीं होगी, इसमें नदी नहरों से होके ना ये चीज सही पहुंच जानी है। अब ब्लू मार्कर की जरूरत नहीं है, नदी नहरों से होके ये समंदर में ऑलरेडी पहुंच जानी है। लेकिन अगर आप फिर भी यू स्टिल वांट, तो मैं लिख देता हूं इसका बैलेंस, और ये बैलेंस आगे होता है बैलेंस शीट में जाता है ब्लू मार्कर वाला। लेकिन अभी नदी नालों से पहुंच जाना है वो बैलेंस शीट में। लेकिन लिख लें बैलेंस इन OCI, बैलेंस इन OCI नुकसान है, नुकसान है 25 का। खोलो सोल्यूशन जी ना, फिगर्स उधर 1000 तो नहीं लिखा हुआ? हाँ ठीक है, चलें जी पोस्टिंग करवाएं अब इसकी। आज पहली दफा पोस्टिंग करवाएं इसकी। की भी आपने P&L में डालूं OCI में डालूं? भाई इसकी अभी डबल एंट्री कर लें। इसको कहाँ लेके जाना है वो टेंशन छोड़ें, इसको कहाँ लेके जाना है बाद में नदी नहरों में लेके, उसको छोड़ें। एंट्री कराएं जी। OCI में डेबिट, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट हो गई ये इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई, ये साइड पोस्ट हो गई है, इसके बारे में परेशान ना हो। ये क्रेडिट हो गई और 100 हम इंशाल्लाह उठा लेंगे एंड पे। बैलेंस शीट में क्या जाएगा? 100। जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था DTL का कैरी डाउन बैलेंस शीट में जाएगा, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का कैरी डाउन बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में क्या जाएगा? 100। और अब एंट्री बताएं। OCI डेबिट। अच्छा जी, पैट के आगे क्या? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन आज इसका नाम क्या रखना है? फेयर वैल्यू रिजर्व। रिवैल्यूएशन सरप्लस या फेयर वैल्यू रिजर्व? फिर नीला आज कोई नहीं है, आज ऐसे रिवैल्यू नहीं होना, आज काले और लाल को लेके जाएंगे, इसलिए आज एक नया कॉलम यहां डालेंगे, सरप्लस या फेयर वैल्यू रिजर्व, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन 25 क्या है?
नुकसान है। डबल एंट्री सर आपने की नहीं, ठहर जाए भाईजान, ये डबल एंट्री है। लॉस इन ओसीआई डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। और अगर आपको ज्यादा शौक हो रहा है कैरी डाउन अभी उठाने अभी उठा लें, आपकी मर्जी है। कैरी डाउन 100 का उठा लें, नॉन करंट एसेट्स में डाल दें, इन्वेस्टमेंट्स। सवाल सही कर लें, मैं बार बार कह रहा हूं सवाल सही कर लें। ₹1 लाख है, चलो यार कैमरा इधर लाओ भाई, साथ वालों से मत पूछो यार, ये देख लो दोबारा सारा, रिलैक्स रहो। क्या हो गया भाई? लास्ट क्लास में प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का अकाउंट बनाया था, इधर किसका अकाउंट बना लें? इन्वेस्टमेंट्स का। अब इधर देखो मेरी तरफ, जरा ट्रायल में नजर मार के आओ कितना पड़ा हुआ है, ट्रायल में नजर मार के आओ कितना पड़ा हुआ है? 125। बस उस तरीके से चलो। उधर ट्रायल में पड़ा हुआ था 8 और अदर इंफॉर्मेशन कह रही थी 23। इधर ट्रायल में कितना पड़ा हुआ है? 125। अदर इंफॉर्मेशन क्या कह रही है? उसी तरह चलो। अब खुशी नहीं आ रही, गम आ रहा है, तो फेयर वैल्यू रिजर्व बैलेंसिंग लॉस आ गया जो ओसीआई में जाना है। कितना? इस 25 की मैंने एंट्री आपको करवा दी है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट वो होगी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और लॉस इन ओसीआई डेबिट। पॉज करो, चीजें आएंगी उनको करेंगे हैंडल। शुरू करो। चलें जी, चलो यार अब शुरू से शुरू करते हैं। पहली एडजस्टमेंट नंबर 1, हमारे साल की सेल में मसले पिछले साल की सेल में, पिछले साल की सेल में, सेल लास्ट ईयर। वैसे पता नहीं क्यों उसने 30/14 लिखा, लास्ट ईयर का मतलब ही कौन सा साल है? 30/14। तो किस सेल में मसला जी? लास्ट ईयर की सेल में। सेल लास्ट ईयर इंक्लूड गुड्स, उसमें कुछ चीजें शामिल हैं। सेल लास्ट ईयर में हमने कुछ सेल चीजें डाली हुई हैं जिनका बिल कितना था? 10,000। जिनका बिल कितना था? 10,000। विच वर सेंड टू अ कस्टमर ऑन जून 25। ठीक है, बिल्कुल 30 जून तो हमारा पिछला ईयर एंड है ना, इससे 5 दिन पहले मैंने कस्टमर को कोई चीजें बेची थी अंडर सेल और, अच्छा सेल और रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है? कच्ची सेल पक्की सेल? कच्ची सेल, कच्ची सेल पक्की सेल? कच्ची सेल। मिसाल के तौर पे जैसे किसी स्टूडेंट को क्लास में बिठाया जाए, 2-3 दिन यार बैठ के देखो, आप टीचर से कंफर्टेबल और नहीं तो ठीक है क्लास छोड़ देना, आपको इजाजत है, आप फीस भी ना देना। सिमिलरली ये जो चीजें हमने बेची हैं, मिसाल के तौर पे मैं होंडा एटलस कार्स हूँ और होंडा एटलस कार हूँ, मिसाल के तौर पे मैं शाहीन हूँ, शाहीन कार्स हूँ मैं, शाहीन कार्स हूँ मैं, तो शाहीन कार्स ने सर आसिफ को गाड़ी बेची और सर आसिफ को गाड़ी हमारे साल नहीं बेची। किस साल बेची? एडजस्टमेंट की इंग्लिश बड़ी आसान है। गाड़ी किस साल बेची? पिछले साल, लेकिन सेल में डाल ली है, सेल इंक्लूड, पिछले साल सेल में डाल दी है एट ₹10 मिलियन, जो सर आसिफ को 25 जून को यह कह के बेची थी कि ये शाहीन कार्स वालों ने नया मॉडल गाड़ी का लॉन्च किया है, पसंद आए रख लेना, ना पसंद आए तो वापस कर देना। यहां रुक के बताएं अगली बात पढ़े बगैर, क्या ये पिछले साल की सेल में इंक्लूड होना चाहिए था? क्या 25 जून को सेलर
फर्म था कि ये चीजें बिक गई हैं या डाउटफुल था? उसके मुंह से क्या फिक्रा निकल के एग्रीमेंट पे लिखा गया था जिस एग्रीमेंट पे साइन हुए होंगे कि भाईजान ये चीजें मैं आपको 25 जून को बेच रहा हूं, अगर ना पसंद आई तो आपको इजाजत है, आप इसे क्या कर देना, वापस कर देना। क्लियर? अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, पिछले साल की गलती मजबूरन हमें इस साल सही करनी पड़ेगी क्योंकि इस साल हमें पता चली है। तो पिछले साल की गलती हमें किस साल सही करनी पड़ेगी? हमारे साल खड़े होके। सेल को रिकॉर्ड करूं या सेल को उल्टाऊं? क्या मशवरा आ रहा है? सेल में पड़ी हुई है तो सेल को क्या करूं? उल्टाऊं। चलें जी, अच्छा एक मजे की बात बताऊं, वो मैं करता हूं, सब कुछ करता हूं, सबर, इस एडजस्टमेंट का टाइम तो पूरा होने दो, सारी चीजें बताऊंगा। अच्छा मुझे ये बताएं यार, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमारा सवाल 30/15 का है तो हम कहाँ खड़े होकर ये सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं? नहीं यार, आपने IAS 10 पढ़ा हुआ है, मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में हम ऑडिटर्स के साथ बैठे होते हैं और गपशप मार रहे होते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में होती हैं और हम यहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है जी, क्योंकि 30/15 की रात को पॉसिबल नहीं है ये सारी एडजस्टमेंट्स करना और सारा डाटा लेना। तो इसके बाद जनवरी फरवरी में ऑडिटर्स आते हैं, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथ में होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ खड़े होते हैं और यहाँ खड़े होके जो है वो हम 30/15 के अकाउंट्स फाइनल कर रहे होते हैं। यहाँ खड़े होके पिछले साल की गलती पता चली, यहाँ खड़े होके किस साल की? ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ खड़े होके पता चले 2 सालों से एक ऐसे डेप्रिशिएट नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता है। तो गलती तो कोई भी हो सकती है। तो यहाँ बैठ के आपको 6 साल पुराने गुनाह याद आ रहे हैं, आप अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। तो यहाँ बैठे बैठे आपको किस साल की गलती पता चल गई? पिछले साल की। अच्छा जी, ये चीजें बेची किस दिन थी सर आसिफ को? 25 जून 2014 को। क्या इसको सेल में डालना चाहिए था या नहीं डालना चाहिए था? लेकिन हम सेल में डाल चुके हैं, तो रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं। अभी ये मेरे से ना पूछेगा मैं किस साल में एंट्री कर रहा हूं, मैं बस एंट्री पूछ रहा हूं। सेल डेबिट और डेटर क्रेडिट 10 मिलियन या 10,000 लिख दें? 10,000 लिख दें। अच्छा क्या? हाँ ये रेक्टिफाइंग एंट्री में कर रहा हूं। रिटेन अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट अभी मैं कर देता हूं एक्सप्लेन, पहले मुझे जरा एंट्री करवा लेने दे, अच्छा रिटेन अर्निंग इनको पता नहीं कहां से याद आ गई, शायद IAS 8 किसी दिन इन्होंने पढ़ लिया था, छोड़ें। अच्छा अब आप मुझे बता दें मोहतरम, क्या सेल में सेल जानी चाहिए, कच्ची सेल, या नहीं जानी चाहिए? तो मुझे कैसे पता चला कच्ची सेल है? तो सेल में क्या करूं, पड़ी रहने दूं या निकाल दूं? सेल से निकाल दी। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या कभी एक एंट्री का किसी दूसरी एंट्री पे इंपैक्ट होता है? बिल्कुल होता है। एसेट्स का इंपैक्ट डेप्रिसिएशन पे होता है, कंसोलिडेशन में करते थे, एसेट रीवैल्यू होता था तो डेप्रिसिएशन भी छेड़ते थे। इसी तरह डेटर का इफेक्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे भी ऐसे होता है। इसी तरह एक एंट्री का दूसरी एंट्री पर अक्सर आपने अकाउंटिंग में देखा होगा इफेक्ट होता है। तो अगर कभी पेपर में ना GP परसेंटेज वगैरह दे देना, तो फिर आपने सेल के साथ एक जुड़ी हुई एंट्री करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल। अगर GP परसेंटेज ना दे तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन अगर GP परसेंटेज दे दे तो सेल के साथ जुड़ी हुई एंट्री किसकी करनी है आपने? कॉस्ट ऑफ सेल की। क्लियर? अच्छा अब मुझे बता दें, एक लाइन में और आपके सामने आप खोलने लगाऊं, एट कॉस्ट प्लस 20%। तो मुझे बता दें, वो जो कंसोलिडेशन आपने पढ़ी हुई है 10,000 वाली की कॉस्ट कितनी है? ये तो सेल प्राइस है ना यार, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। चीजें किस पे बेची जा रही हैं? मार्कअप पे, मार्जिन पे? मार्कअप पे। 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। तो कॉस्ट अगर मैं आपसे पूछूं, 10,000 कंसोलिडेशन में प्रॉफिट निकालना होता है, यहां प्रॉफिट नहीं निकालना, यहां कॉस्ट निकाल रहा हूं मैं, और मुझे गिवन क्या है? सर आपको कैसे पता चला सेल है? सेल इंक्लूड 10,000, तो ये सेल है। सेल
पड़ी हुई है 120 पे, मुझे चाहिए इसकी कॉस्ट 8333। मुझे ये बताएं कि डेटर बढ़ने से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ती है, एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ती है, इसी तरह सेल बढ़े तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ती है, ताकि जीपी इक्वल हो जाए, जीपी बैलेंस हो जाए ना। सेल बढ़े तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है, सेल कम हो तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होने की एंट्री बताएं। कॉस्ट ऑफ, और दूसरा इफेक्ट आपको पता है, कंसोलिडेशन इतनी ज्यादा हमने पढ़ी हुई है, दूसरा इफेक्ट तो किस पे जाता है, हमेशा इन्वेंट्री के ऊपर जाता है। तो बताएं जी, सेल उल्टाने की एंट्री, नहीं, सेल उल्टाने की एंट्री, सेल उल्टेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी उलट जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल उल्टाने की एंट्री, अमाउंट बताएं। मजे की बात सुने, हमने असल में ना इन दोनों को उल्टा के जीपी उल्टा दिया असल में। हमने सेल और कॉस्ट ऑफ सेल को नहीं उल्टाया, इफेक्टिवली हमने क्या उल्टा दिया, सेल का जीपी उल्टा दिया, क्योंकि वो सेल ही नहीं है, वो सेल ही क्या जो करते हुए मुंह से कह दें कि वापस कर देना। ठीक है, जी अभी सबर, फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा ये एंट्री किस साल करनी है, फिलहाल मैं एंट्री समझा रहा हूं, अच्छा भाईजान ना एक आखिरी बात आपसे करने लगा हूं, क्या पिछले साल का टैक्स छेड़ना पड़ेगा? जी, यस सर। पिछले साल का टैक्स छेड़ना पड़ेगा? यस सर। क्योंकि पिछले साल का टैक्स भी तो छिड़ा होगा ना। यस सर। तो ये असल में पढ़ाया जाता था पहले आईए सेट में, कि जब भी कोई पिछले साल की गलती सही होती है तो जाहिर बात है यार, पिछले साल की सेल से, पिछले साल का सेल गलत है, पिछले साल के पीपीटी गलत हैं, पिछले साल के पीपीटी गलत है, पिछले साल के टैक्स गलत हैं। अब आईए सेट में इस पे एक मुकम्मल बहस है कि करंट टैक्स को छेड़ें या डेफर्ड टैक्स को छेड़ें। ये बहस अभी मैं नहीं कर रहा, फिलहाल मैं डेफर्ड टैक्स को छेड़ने लगा हूं। वो मेरी मर्जी, फिलहाल मैं करंट को छेड़ूं डेफर्ड को छेड़ूं, इससे आपको भी कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ मुझे हेल्प करवानी है कि टैक्स इस एंट्री की वजह से कैसे हिट होगा। थोड़ा सा ये सेट का कॉन्सेप्ट आपको देने लगा हूं, लेकिन इतना आसान है कि आप जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे देखते ही। टैक्स का क्या इम्पैक्ट होगा जरा देखते रहिएगा। सेल बोले बढ़ रही है या कम हो रही है? एक्सेलेंट, सेल कम हो रही है, सेल डेबिट हो रही है ना, सेल कम हो रही है, कितने से? 10,000 से, ठीक है जी। और बोले सेल कम होने से प्रॉफिट कम होगा। ये एक वर्किंग सी आपको समझा रहा हूं, माइंड मैप समझ लें। कॉस्ट ऑफ सेल खर्चा है, खर्चा डेबिट नहीं हो रहा, खर्चे कम होने से प्रॉफिट, ये आईए स्टेट में पढ़ाया जाता था किसी जमाने में, खर्चे कम होने से प्रॉफिट। अब बोलें प्रॉफिट कितने से कम हो रहे? ऐसा कभी जिंदगी में आपने किया हुआ, इस गांव से इतने लोग आ गए, इस गांव से इतने लोग आ गए, प्रॉफिट इतने से ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट इतने से कम हो रहा है, ऐसा कभी किया हुआ जिंदगी में? ओवरऑल बता दें प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? 1667 से, कैलकुलेटर हाथों में पकड़ें, 1667 से। एक्सेलेंट। आप फील करें कि ये लेस वाला ज्यादा फिगर है, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है? 1667 से कम हो रहा है। क्या ये प्रॉफिट कम हो रहा है या टैक्स कम हो रहा है? टैक्स कम। प्रॉफिट कम हो रहा है, इस पे रेट लगा के टैक्स निकलेगा। ये तो बाप आया है अभी मिसाल के तौर पे, इस पे रेट लगा के टैक्स निकलेगा इतनी सी। अब प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होता, जबरदस्त हो गया। हमें तो खुशी होगी ना, शाहीन को खुशी होगी। शाहीन उड़ता ही नहीं है, सिर्फ खुश भी होता है। प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम
टैक्स कम होने की एंट्री उल्टी कर दें, टैक्स कम होने की एंट्री नहीं सिटी में ना करो ना, ये तो IS 8 की बहस है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, आपको कभी ना कभी कराना है शायद 1-2 दिन में, लेकिन ये बहस अभी छोड़ें, करंट टैक्स में जाना है, डेफर्ड में जाना है, ठीक है। ये अभी मैं फिलहाल मैं डेफर्ड में डाल रहा हूँ किसी वजह से, वो IS 8 सिखाएगा हमें। तो आप सिर्फ बता दें प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होगा, तो टैक्स कम होने का मतलब है टैक्स रिकॉर्ड करने या उल्टाना है, टैक्स उल्टाने की एंट्री DTL डेबिट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइबिलिटी है एसेट है, इसकी टेंशन है, बस DT क्रेडिट करना है आपने। लेकिन भाईजान किससे 1667 सवाल के एंड पे जाएं, रेट 20 580 583 ना भाईजान ऐसे कोई नहीं, आप जरा समझिएगा मैंने इन दोनों एंट्री से कैसे बनाया, थोड़ा सा फोकस करें, आखिरी दफा करें। सेल 10,000 से बोलें कम हो रही है, सेल कम होने से, ऐसे कंप्यूटर नहीं बोल रहा होता, सेल कम होने से प्रॉफिट कम होगा, क्लियर। अच्छा तरीके से चलने देना, कॉस्ट ऑफ सेल खर्चा होता है या प्लीज मुझे रहने दें, अब गड़बड़ हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल खर्चा होता है या इनकम होती है, खर्चा क्रेडिट हो रहा है, खर्चे कम हो रहे हैं, खर्चे कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब आपने इधर आ जाना, 10,000 से प्रॉफिट और 8,333 से प्रॉफिट, इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन लगानी है आपने, बताएं जी प्रॉफिट पे ओवरऑल इंपैक्ट कितने से कम हो जाएगा, 166 प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगला इफेक्ट मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, प्रॉफिट्स कम होने से बिजनेसमैन के टैक्सेस कम हो जाते हैं, तो प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होता है, इसलिए मैंने उल्टी एंट्री की है, इसलिए मैंने उल्टी एंट्री की है। जबरदस्त, ये जल्दी हो गया है। इसी स्पीड से आप चलते रहे तो टाइम फारिग हो जाएंगे। करेंगे। ट्रांजिट यार बार बार बहने की जरूरत नहीं, अब जो है 1:15 होगा ना। अच्छा भाईजान किस साल की सेल में गलती है, पिछले साल की सेल में गलती, इधर देखें किस साल की सेल में गलती है, तो क्या सेल इस साल वाली कम कर दूं 15 वाली, किस साल की सेल में गलती है, और पिछले साल की सेलें कहां, ओपनिंग रिटेन अर्निंग में, पिछले साल की सेलें कहां, ओपनिंग रिटेन अर्निंग में, क्लियर। अब भाईजान जहां मुझे बताएं रिटेन अर्निंग में क्या क्या जाता है, सेल भी जाती है रिटेन अर्निंग में, पिछले साल गई होगी पैट में, कॉस्ट ऑफ सेल भी पिछले साल पैट में गई होगी, टैक्सेस भी पिछले साल पैट में गए होंगे, तो मोहतरम जहां जहां आपको P&L टाइप चीजें नजर आ रही हैं, बैलेंस शीट टाइप नहीं, P&L, ये तो एसेट है, P&L ये तो लायबिलिटी है, P&L जहां जहां आपको P&L टाइप चीजें नजर आ रही है ना, उसको आपने लाल कर देना है, उसको आपने क्या कर देना है, और अगर आप इस दिन खड़े होके पिछले साल की गलती सही करें तो आपको कोई राइट नहीं है सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल को छेड़ने का, क्योंकि इनमें गलती नहीं हुई हुई, इस साल तो गलती नहीं हुई, गलती किस साल हुई है, और पिछले साल का पैट कहां पड़ा हुआ है,
पिछले साल की रिटेन्ड अर्निंग में वो हमारी, ये एडजस्टमेंट मैं इधर पोस्ट करूंगा, ये एडजस्टमेंट मैं इधर पोस्ट करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में पोस्ट करूंगा। दोबारा सुन, ये इसके साल की गलती है, इसकी पिछले साल की गलती है। क्या इन सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स को हमारे P&L के मुंह पे लाके छेड़ूं? क्यों नहीं छेड़ सकते हमारे P&L के मुंह पे? सेल लास्ट ईयर इंक्लूड, पिछले साल की सेल गलत है, हमारे साल की सेल गलत है, पिछले साल की सेल गलत है। तो भाईजान जब पिछले साल की सेल गलत है तो पिछले साल की सेल सही आज के सवाल में करनी पड़ रही है। पिछले साल की सेल कहाँ है? ये तो इस साल की सेल है यार। पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ है? पिछले साल, ऐसे खामोशी से, पिछले साल का डेफर्ड टैक्स कहाँ है? पिछले साल की सेल कहाँ है? पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ है? पिछले साल के पैट में है, पिछले साल के पैट में है। पिछले साल का पैट कहाँ है? पिछले साल का पिछले साल का पैट कहाँ है? पिछले साल की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग में। पिछले साल की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग कहाँ है? हमारी ओपनिंग रिटेन्ड, हमारी ओपनिंग रिटेन्ड। तो इसको ना अब आप कर लें रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, और एक हिंट लिखें, P&L वाले आइटम्स को काट के रिटेन्ड अर्निंग लिखना है। P&L, डेटर तो बैलेंस शीट का, इन्वेंट्री बैलेंस शीट का आइटम है, DTL बैलेंस शीट का आइटम है। P&L वाले आइटम्स को काट के रिटेन्ड अर्निंग लिखा करना है। P&L वाले आइटम्स को काट के रिटेन्ड अर्निंग लिखा करना है। अच्छा यार, अब ये लोग यार ये बड़ी बिस्ती होती है, ये एंट्री जब ऑडिटर्स करते हैं ना तो बड़ी बिस्ती होती है। ऑर्गेनाइजेशन की भी लोगों के सामने बिस्ती होती है, ऑडिटर्स की भी बिस्ती होती है। और स्टैंडर्ड कहता है इस बिस्ती को स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के मुंह पे शो करो ताकि लोगों को पता चले तुम लोगों ने पिछले साल गलती नहीं पकड़ी थी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई? अब हमें ओपनिंग्स को तो छोड़ो यार, ओपनिंग्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। यहां पे एक लाइन डालनी पड़ेगी, करेक्शन ऑफ एरर। किस साल की? पास्ट ईयर एरर करेक्शन, पास्ट ईयर एरर करेक्शन। अब माशाल्लाह आपको डेबिट क्रेडिट तो पोस्ट करने आते हैं, शुरू कराएं। डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, डेबिट। वह रिटेन्ड अर्निंग किस किस्म का अकाउंट होता है? क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग, डेबिट। जरा देखते रहिएगा, रिटेन्ड अर्निंग, डेबिट। और डेटर, डेटर 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 क्रेडिट। डन। रिटेन्ड अर्निंग, बैलेंस शीट एज ऑन होती है, बैलेंस शीट में पोस्ट कर देते हैं, बैलेंस शीट की टेंशन ही नहीं। बोले 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 बोले, रिटेन्ड अर्निंग, डेबिट और डेटर क्रेडिट। आगे बोले जी, इन्वेंट्री डेबिट। क्लोजिंग को छेड़ूं, ओपनिंग इन्वेंट्री को छेड़ूं? ये आप मुझे मशवरा दे दें। क्लोजिंग इन्वेंट्री को छेड़ूं, ओपनिंग इन्वेंट्री को? क्लोजिंग तो हमारे साल की क्लोजिंग है ना, मसला तो किस इन्वेंट्री में हुआ होगा? पिछले साल वाली में, क्योंकि ये एंट्री भी पिछले साल की है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को बढ़ाने, कम करने? इन्वेंट्री बढ़ानी है। और आपको पता है ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में इधर पड़ा होता है? पता है ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में इधर पड़ा होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000। इंशाल्लाह इधर भी कोई ट्रायल से भी आएगा कुछ। अच्छा, 8333 8333 8333। रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, किधर देख, इधर रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट प्लस 8333। बोले बोले बोले, आखिरी एंट्री तो करवा दें। DTL 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 वर्किंग नंबर 8। इस वर्किंग का पहले कोई रेफरेंस दे दो। इसका क्या नाम आएगा? 7 कर लो इसको, फिर इसको 8 कर लो।
डीटीएल का अकाउंट खोलो हिम्मत करके, जैसी जरूरत पड़े ना डीटीएल का अकाउंट खोल लिया करें फौरन। डीटीएल दावत कितने से जी 580, जो मर्जी नाम रखो इसका, एरर करेक्शन नाम रखो, नाम में कुछ नहीं रखा, बस एरर करेक्ट हो रही है जो मर्जी हो रही है। तो पिछले साल की पास ईयर की एरर करेक्ट हो रही है जी, वो ओपनिंग ही सही हो जाएगा ना, बीडी में लाके इधर ओपनिंग सही हो जाएगा। अच्छा और आगे बोले 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 रिटेन क्रेडिट कितने से 580। अब ये ना कहिएगा इससे बेहतर था, वो गलती करता ही ना। R2 में आगे गलतियां सीखनी करते हैं। रिटेन अर्निंग का इम्पैक्ट आपने बताया कितना बताया, प्लस आ रहे माइनस आ रहे कैलकुलेटर पे, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा होगा ना, हाँ 1084। ये स्टेटमेंट इनिक्विटी में एक नई लाइन आज पड़ गई है, पास ईयर एरर करेक्शन, और ये किस में सही किया करनी है, ओपनिंग में। ओपनिंग के नीचे एक नई लाइन डला करेगी, ओपनिंग के नीचे नई लाइन डला करेगी। चलें जी, पोस्टिंग रिवाइज करें, पोस्टिंग रिवाइज करें। अच्छा मैं आपसे अब 4 बातें करने लगा हूं बारी बारी तरतीब से। क्या पिछले साल की सेल में ऐसी सेल पड़ी होनी चाहिए जो हमने बेचते हुए कहा है कि ये सेल वापस कर सकते हो? नहीं पड़ी होनी चाहिए। इस वजह से मैं 2 फिक्रे बोलूंगा, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल उल्टा दें। डन, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल। इसके बाद इसका टैक्स इंपैक्ट सोचें। टैक्स इंपैक्ट सोचने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। हमें पता है हम बड़े हो गए, में सेल कम होने से प्रॉफिट कम, इस तरह की कुछ हमने सोची और फिर प्रॉफिट पे क्या लगा दिया, टैक्स रेट। अब पोस्टिंग बताते रहे, रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा फिर काटा किन किन चीजों को, P&L वाली चीजों को, और किन को नहीं काटा, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ये तो वैसे बैलेंस शीट ओपनिंग टाइप स्टॉक है। अच्छा अब चलें जी, रिटेन्ड अर्निंग, डेबिट, डेटर, इन्वेंट्री, डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग, DTL, रिटेन्ड अर्निंग, क्रेडिट। इसको भी मैं मिटाने लगा हूं। ये पोस्ट हो गई एंट्री। अच्छा यार ये आगे देखें क्या लिखा हुआ है। सर आसिफ को वैसे हमने कहा था पिछले साल के आपका दिल चाहा तो इस साल वापस कर जाइएगा, कहा था। ओ तेरी खैर, वो वापस कर भी गए, वो वापस कर भी गए। अभी तक हमने वापस करने पे जो करेक्शन बनती है वो नहीं की। ओ भाईजान शुक्र है आपने कुछ नहीं किया, वरना अगले साल भी आप कुछ कर देते तो हमने तो लुट जाना था। कहते जब चीजें वापस आई ना हमारे, ये हमारा साल है माय डियर, कहते जब चीजें वापस आई ना हमारे साल तो मैंने फिर कुछ नहीं किया, शुक्र है, बस जो पिछले साल इसने किया था वो मैंने उल्टा दिया। दैट वाज इनफ, दैट वाज इनफ। जो पिछले साल में इसने किया था वो मैंने उल्टा दिया, शुक्र है इस साल इसने कुछ कर नहीं लिया। अगर खुदा ना खास्ता इसने इस साल सेल रिटर्न बुक कर ली होती ना, इस साल सेल रिटर्न बुक कर ली होती, तो फिर इस साल सेल रिटर्न बुक कर ली होती, वो नया स्यापा होना था। तो बताएं इस साल इसने चीजें वापस आने पे क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो अब अल्लाह का शुक्र है इस साल कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेल पिछले साल गलत बुक हो गई थी और पिछले साल ही हमने जाके उसको क्या कर दिया। पिछले साल जाके सही करने का तरीका क्या होता है, टाइम मशीन में बैठे पिछले साल जाके सही करने का तरीका क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग को ऐसे छेड़ दें, रिटेन्ड अर्निंग को। ये पिछले साल की सेल
नहीं, ओवरऑल तो सही हो जाना था, लेकिन P&Ls फॉर द ईयर तो गड़बड़ हो जाने थे ना। समझ आ गई? डेप्रिसिएशन पिछले साल भूल गए, इस साल डाल दी, तो पिछले हाँ, अब इसका कुछ नहीं करना। कहते हैं इस साल आने पे मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा एक चीज यार बताएं मुझे, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, सेल ऑन रिटर्न की आपको मैंने वैसे रिवीजन करानी है। भाई इधर देख, इधर देख, पिछले साल मैंने चीजें बेची इस वादे पे कि वापस कर देना, इस साल वो वापस कर गया। भाईजान इसकी कोई एंट्रियां नहीं होती, दोनों की। एक छोटी सी एंट्री होती है स्टॉक ट्रांसफर होने की, वो IFRS 15 में कराऊंगा। एक आपसे सवाल पूछ रहा हूं, पिछले साल मैंने चीजें बेची, सलासिफ को होंडा ने गाड़ी बेची, कहा दिल चाहता वापस कर देना। ना बेचने की कोई एंट्री होती है, ना वापस आने की कोई एंट्री होती है। वाई? अमानत के तौर पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सवाल में क्या हुआ, पिछले साल तो सेल में डाल बैठा बेचारा, लेकिन इस साल उसने कुछ भी, तो शुक्र है इस साल तूने करना भी कुछ नहीं था, पिछले साल की सेल बस मैंने उल्टा दी। जी अगर वो करेंगे IFRS 15 में, तो जो वो चीज आधी वापस आती, वो बाकी आधी सेल में डालते, लेकिन वो इस साल सेल में डाल ली थी, क्योंकि पिछले साल स्टिल सेल नहीं थी। इसकी मैंने रिवीजन करानी है थोड़ी सी और। पॉइंट 6, पहली लाइन छोड़ दें, पहली लाइन बिल्कुल अलग कहानी है, पहली लाइन बिल्कुल अलग कहानी है। ये लाइन पढ़ें, लिखें करंट टैक्स की फिगर नहीं दी आज, पिछली 2 क्लासों से करंट टैक्स की फिगर दे रहा है, लिखें करंट टैक्स की फिगर नहीं दी, फिगर नहीं दी उसने करंट टैक्स की। क्या बता क्या रहा है? मुझे तो लगता है करंट टैक्स की वर्किंग करवाना चाह रहा है हमारे से कोई, और मेरे ख्याल से उसका डेटा भी दे रहा है। एक बात आपको बता दूं, अकाउंटिंग इनकम होती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग इनकम ये होती है अकाउंटिंग वालों की इनकम, ये इसे कहते हैं अकाउंटिंग इनकम, और उसे तो टैक्सेबल प्रॉफिट कहते हैं ना। ये अकाउंटिंग इनकम होती है। अकाउंटिंग इनकम का मतलब लिख लें PBT। जी भाईजान, अकाउंटिंग इनकम का मतलब PBT। अच्छा, करंट ईयर इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल प्रॉफिट, करंट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट एक्सीड द अकाउंटिंग प्रॉफिट बाय, अभी इसको जरा मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं। अच्छा, जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है इसका मतलब आप देख लें, जो मैंने येलो में हाईलाइट किया इसका मतलब लिखते हैं, करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय 5। वर्किंग नंबर 9। इस इनकम को हम क्या कहते हैं, बोले PBT, लेकिन आज इसका नया नाम क्या पड़ा? अकाउंटिंग प्रॉफिट तो नाम पड़ा हुआ था, लेकिन इसका नया नाम अकाउंटिंग इनकम। और ये टैक्सेबल प्रॉफिट लिखते हैं हाँ, या हम टैक्सेबल इनकम लिखते हैं? हम वैसे टैक्सेबल प्रॉफिट लिखते हैं, लेकिन जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है वो अक्सर टैक्सेबल इनकम भी लिखा करते थे। ठीक है, तो टैक्सेबल प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम। सारे हजरात इधर मुतवज्जे हों। करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय 5। ये 5000 ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? अगर ये लाख है तो ये 1 लाख, सादा सी बात है। अगर ये 2 लाख है तो ये 2 लाख। ओए यही लिखे है ना उन्हें, कौन सी बात मुश्किल कर दी है? ओ भाईजान, अब हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी, हमें पूरा ट्रायल पोस्ट करना पड़ेगा, पूरा ट्रायल पोस्ट करके सारे टोटल करने पड़ेंगे, हमें PBT निकालना पड़ेगा, जो PBT निकलेगा उसे यहाँ डालेंगे। ज़ूम क्यों करूं?
क्या मतलब आप, मैं पागल हूँ पीबीटी एज्यूम कर लूँ? पीबीटी यहाँ से निकलना है यार, एज्यूम करने की क्या जरूरत है, बोंगी क्यों मारनी है? पीबीटी तो यहाँ से निकलना है, तो मैं ऐसे ही पीबीटी एज्यूम कर लाऊंगा, एज्यूम क्यों करना है पीबीटी? पीबीटी तो यहाँ से निकलना है। तो अनलकीली इस सवाल में यहाँ हमें ब्रेक लगानी पड़ी, और अब हम ट्रायल के मुंह पे जाएंगे। ट्रायल के मुंह पे जाके क्या निकालेंगे, बोले पीबीटी। चलें जी स्टार्ट करें। अच्छा वो ना एग्जामिनर मैं बड़े ऐसे अप्रिशिएट करूंगा, वो बड़ा अक्लमंद बंदा था, उसने नीचे दोनों ऐसी एडजस्टमेंट छोड़ी हुई हैं जो P&L को हिट नहीं करती, क्योंकि उसको पता था पीबीटी यहाँ निकालना पड़ना है। ये वाली एंट्री डिविडेंड की है, ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में जानी है, और ये भी बार बार OCI में जानी है। ठीक है, तो बड़ा अक्लमंद एग्जामिनर था, उसने इससे नीचे P&L की कोई एडजस्टमेंट नहीं डाली हुई, क्योंकि उसे पता था यहाँ तक निकलते हुए क्या चाहिए, पीबी। इस एडजस्टमेंट पे हमारी ब्रेक लग गई एंड वी नीड पीबीटी। चलें जी हिम्मत करें, ट्रायल का फेज शुरू करा दें, वो जो आखिर में हम काम करते होते थे आज शुरू में ही करना पड़ा है। सेल कितनी जी? 2 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अवेलेबल है ना, तो ये 100 ले लें। इसको फिर ऐसे लिख लो ना, रुपीज इन 1000। मैन्युफैक्चरिंग बोले 1 लाख। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 35,000। एडमिन 30,000। ओपनिंग स्टॉक 23,000। ओपनिंग स्टॉक 23,000, उसमें एक एडजस्टमेंट है जमा 8333 वाली। ओपनिंग स्टॉक 23,000। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का इंटरेस्ट रेट वगैरह दिया नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट इसलिए इसने खुद निकाल के दे दिया। इंटरेस्ट 5,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर, यार इसको पेंडिंग छोड़ दें जरा, इसको पेंडिंग छोड़ दें, मेरे कहने पे पेंडिंग छोड़ दें। एडवांस इनकम टैक्स 6,000। एडवांस इनकम टैक्स को मैंने क्या कहा था, कहाँ शो कर दें, करंट एसेट्स में। एडवांस टैक्स कितना जी, प्रीपेड टैक्स टाइप है एडवांस टैक्स। आगे पढ़ें। पीपी 86,000 और 12,000 का रिडक्शन, ये 12,000 ओपनिंग है। छोड़ें, साथ साथ टोटल कहाँ कर रहे हैं हम, लीव इट, साथ साथ टोटल तो नहीं कर रहे हम तो अभी फिगर्स उठा रहे हैं, कैलकुलेटर तो हमने पकड़ा ही नहीं हुआ। इधर रखो कैमरा। 86 कॉस्ट आ गई, और ये ब्रॉड डाउन अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। आ जाओ इधर। हाँ जी भाई, नहीं वो फुली डेप्रिशिएट है ना, नहीं ऐसे पड़े रहते हैं, बुक्स में से नहीं निकलते, पड़े रहते हैं बुक्स में, पड़े रहते हैं। वो जो 3,000 फुली डेप्रिशिएटेड है ना, वो कॉस्ट में भी पड़े हुए हैं, अकोमोडेशन में भी पड़े हुए हैं, उनकी बुक वैल्यू जहां 0 आ रही होगी, लेकिन बुक से निकालना नहीं है क्योंकि बिके नहीं। इंटेंजिबल्स 6,000। चलिए मैं बार बार क्यों जा रहा हूं, मुझे बस बता दें। इंटेंजिबल्स, अगली चीज क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स कितना 37, आगे 10,300 कैश एंड बैंक, 46, आगे अदर रिसीवेबल एंड प्रीपेमेंट, ये ऊपर आना चाहिए सूली तौर पे कैश एंड बैंक से। जरा आप नेस्ले की फाइनेंशियल, ये ऊपर आना चाहिए, कैश एंड बैंक सबसे नीचे आता है। बहरहाल अदर रिसीवेबल एंड प्रीपेमेंट्स 14,000। आगे चलें,
ट्रेड पेबल्स, आगे आगे आगे, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस लिटिगेशन कितना? 5,000। लॉन्ग टर्म लोन, उसमें करंट नॉन करंट अलग अलग कर दें, करंट पोर्शन और लॉन्ग 255 ये देख लेना। करंट में कितना डालना है? 6,000। नॉन करंट में 255। करंट पोर्शन ऑफ लोन बोले 6,000। आगे चलें, डेफर टैक्स कितना जी? 5,000। चले आगे चलें, शेयर कैपिटल 60,000। रिटेन्ड अर्निंग 20,000 में भी एक मसला आना है वैसे, वो एक डिविडेंड की एडजस्टमेंट है, बहरहाल देखेंगे वो 20,000। चलें आगे, बोले 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 इन्वेस्टमेंट्स, वो तो टी काउंट बन के चला गया था, उसका कैरी डाउन लिख लिया हुआ है, कैरी डाउन लिख लिया हुआ है, पश्तो में लगे हैं। अच्छा आगे चलें, ओवर। अब पीबीटी निकाल दें मुझे, इख्तिताम की तरफ जा रही हैं चीजें। टोटल बताएं जी कॉस्ट ऑफ सेल का। ये ओपनिंग स्टॉक है, मैंने मिटा दी यहां से, ओपनिंग स्टॉक है। पहले ये तो बताओ यार, पहले ये 23,000 जमा 8,333 तो बताओ। 31,333 10,470 30,450 36,275 जी। कॉस्ट ऑफ सेल 10,47 95,292 एडमिन 450। अब बकर ये कवर कर रहे हो यहां तक 30,450। सेलिंग फाइनेंस, हाँ जी 2-3। यार ये बादशाह है ना, देखा जिसने हमें कितना रोला है। हमारी आदत पड़ी हुई थी एंड के ऊपर पीबीटी निकालने की, ये बादशाह है, इसने कहा भाईजान मैनू पहले कटो बाकी बाद से। कहते हैं बादशाह आएगा तो सीटी डीटी आएगा। अब एज्यूम करें पीबीटी या आप गिवन है, तो गिवन था यार, सवाल में हद हो गई यार। ये देखें सवाल में गिवन है 2, 3, 5, 6, 7। अब वो तारीखी फिक्रा पढ़ दें जो शाहजहां ने लिखा हुआ है। शाहीन के सवाल में शाहजहां ने क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से करंट ईयर टैक्स वालों के प्रॉफिट एक्सीड अकाउंटिंग वालों के प्रॉफिट बाय 5 मिलियन। अब इधर फिक्रा जरा, करंट ईयर टैक्स वालों के प्रॉफिट एक्सीड अकाउंटिंग वालों के प्रॉफिट बाय 5,000 प्लस 2856 टैक्स निकाल दें एट द रेट ऑफ। यार में से ये बहस ना कीजिएगा ट्रायल में कौन सा करंट टैक्स पेबल पड़ा है, वो मैं आपसे बात करूंगा। ट्रायल में कौन सा करंट टैक्स पेबल पड़ा है, अभी ये बहस मेरे से ना कीजिएगा। टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, 9,998। एंट्री क्या है इसकी?
988। ये क्या, ये किधर है? ऐड लेस, ये किधर गया ऐड लेस? बस ठीक है, नहीं है डाटा अवेलेबल नहीं, उसने डायरेक्ट दे दिया। तो 988 की एंट्री करें। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर टैक्स अच्छा यार, अब मुझे ये बताओ कि पेपर के अंदर अगर बिल फर्ज आपका पीबीटी गलत आ जाता तो जो भी आता आपने 5000 ऐड तो मेरे ख्याल से कर ही देना था। इतनी अकल तो आप में है, ये फिक्रा पढ़ के कि 5000 आपने ऐड कर ही देना था और 5000 ऐड करके फिर आपने रेट लगाना था। तो इसलिए बिल्कुल रिलैक्स रहा करें, कोई ऐसा मसला नहीं होता, बस जान मार के एडजस्टमेंट पोस्ट करने की कोशिश किया करें। मार्क्स इंशाल्लाह पूरे सवाल में से आधे मार्क्स बंदा ले लेता है। भाई कह रहे हैं कि करंट टैक्स पेबल ट्रायल में आ रहा है 2000 रुपए का, इसका क्या करना है? कौन जवाब देगा इस पे? सर ने क्या, थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा। सर ने क्या, सर ने कहा था थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा। डन, ओके। अच्छा जी, ओ भाईजान डेफर टैक्स कहां से निकालें? ओ भाईजान वो डिविडेंड है अगला ना ना। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस कहां गिवन है? कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस कहां गिवन है? परमानेंट डिफरेंस है, चलें ठीक है, वो मुझे पता है, मुझे पता है परमानेंट डिफरेंस कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं इस लाइन को पढ़ नहीं रहा जिसमें से 0.8 परमानेंट डिफरेंस है। अभी मैं इंशाल्लाह ये बात तफसील से समझानी है आपको इस लाइन का मतलब क्या है, लेकिन परमानेंट डिफरेंस एक गलती कोई नहीं है। परमानेंट डिफरेंस होते हैं, करंट टैक्स वर्किंग में आते हैं। मुझे बताएं कि मैं डेफर टैक्स कैसे निकालूं? सिर्फ एक बच्चे ने पूरी क्लास में जवाब दिया, आप लोग भी सोच लें सब। अब हाँ जी, शॉर्टकट तरीके से डेफर टैक्स निकालेंगे। एक शॉर्टकट तरीका मैंने सिखाया था डेफर टैक्स निकालने का। अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट का डिफरेंस लेके भी मैंने कहा था डीटी निकल सकता है। ये बात कितने लोगों को थोड़ी थोड़ी याद आ रही है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट? अब ऐसा करते हैं कि कोई नहीं, हम 10 मिनट अपने ज़ाया करते हैं, इस बात को रिवाइज करते हैं, इस बात को रिवाइज करते हैं। नहीं अब ये जबरदस्ती ना कहीं याद आ गया, हद होगी यार। वेपन को जंग लग गया है तो फिर वेपन निकालो। IAS 12 अच्छा जी, पास्ट पेपर क्वेश्चन 6 IAS 12 वॉल्यूम 1। ऑनलाइन के बहुत फायदे होते हैं भाई, वीडियो पॉज करें, वॉल्यूम 1 लेके आए। अच्छा, वॉल्यूम 1 छू मंतर वॉल्यूम 1 आपके हाथ में होगा, आंखें बंद करें, आपके हाथ में होगा वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 आपके कदमों में, किताब नहीं कदमों में। अच्छा, यार ये एक मैंने पेज खोला है, पास पेपर क्वेश्चन 2 पेज 328। कैलकुलेटर अगर हाथों में है तो अटेंटिव हो जाएं और बात बड़ी गौर से सुने। इधर देखें, ये चीजें हाईलाइट क्लास में हुई हुई थी। ये कौन सा प्रॉफिट है? अकाउंटिंग प्रॉफिट, और ये टैक्सेबल प्रॉफिट। इधर कुछ और कहानी थी, द टैक्सेबल प्रॉफिट इज लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट बाय 1.5। इधर तो इस तरह की कोई कहानी थी, ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपको यार कहा था कि शॉर्टकट में ना इन दोनों को कंपेयर करना होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट को। लेकिन एक और चीज मैंने कही थी कि परमानेंट डिफरेंस का इफेक्ट डाल के परमानेंट डिफरेंस को कंसिडर करना होता है, परमानेंट डिफरेंसेस को देख के चलना होता है।
अब इसका तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आपने 4 कॉलम बनाने हैं, अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट, नहीं कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस नहीं, टैक्स वालों का प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, और डिफरेंस और टैक्स। इसे मैंने कहा था अकाउंटिंग प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। कैसे करना है देखते रहें। प्रॉफिट कितने 60, इसमें से माइनस करना है 6 नजर आ रहे, परमानेंट डिफरेंस है ना, कोई एग्जाम्प्ट इनकम है, कैपिटल गेन इनकम। 60 माइनस 6 बोलें 54। अब 60 माइनस 6 को लिफ्ट ना कराएं, 54 को कंपेयर करें 58.5 से, और इधर लोअर या ग्रेटर का साइन लगाएं, क्योंकि उल्टी करना या सीधी करना भी तो देखना है ना, तो इधर लोअर या ग्रेटर का साइन लगाएं, फिर इनका डिफरेंस आ जाएगा और इस पे टैक्स आ जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा याद आया, ठीक है। तो किस किस का डिफरेंस लेना होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट का, और साथ कौन सी इनकम लेनी होती है, या एग्जेम्प्ट इनकम या पेनल्टी वगैरह। क्लियर, पेनल्टी वगैरह ऐड होती है, और एग्जेम्प्ट इनकम वगैरह, एग्जेम्प्ट इनकम को भी परमानेंट डिफरेंस कहते हैं, पेनल्टी को भी परमानेंट डिफरेंस कहते हैं। ओके, और इसके बाद एक चीज मैं और रिवाइज कराऊंगा साथ ही, वो ये कि इसका फॉर्मेट एक पेज पे बना हुआ था, पेज नंबर 255 पे, पेज 255 पे, हाँ शुक्र है, ये पेज 255 पे इसका फॉर्मेट भी बना हुआ है। एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट चाहिए होते हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट चाहिए होते हैं, इनका डिफरेंस चाहिए होता है, और अकाउंटिंग प्रॉफिट को एडजस्ट कैसे करते हैं, प्लस फाइन माइनस एग्जेम्प्ट इनकम, ये चीज अभी छोड़ें, और ग्रेटर हो तो लोअर हो तो सीधा या उल्टा करना, ये सारा बताया था। इंपॉर्टेंट नोट फॉर स्टूडेंट्स, इनकम स्टेटमेंट यूजिंग पेपर इफ कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस्ड डेटा इज, अब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस्ड डेटा सवाल में अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरन अकाउंटिंग, और टीटीडी बाप बेटे का भी कोई जिक्र नहीं है, तो मजबूरन अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट से खेलना पड़ेगा, इसलिए सवाल में परमानेंट डिफरेंस दिया हुआ है। अब आपने मुझे बताना है परमानेंट डिफरेंस फाइन है या एग्जेम्प्ट इनकम है, ये आपके लिए चैलेंज में दे रहा हूं। परमानेंट डिफरेंस फाइन है या एग्जेम्प्ट इनकम है, नहीं बताया हुआ उसने। 0.8 मिलियन और परमानेंट डिफरेंसेस, एक लफ्ज पे आप फोकस नहीं कर रहे। 5 मिलियन ऑफ विच 0.8 और परमानेंट। अच्छा चलें यार, सारी अकाउंटिंग फारिग करें, मुझे मैथमेटिकल बात बताएं, इस ऑर्गेनाइजेशन की ऐड वाली फिगर ज्यादा होंगी या लेस वाली, मैथमेटिकल बात एक बताएं, इस ऑर्गेनाइजेशन की ऐड वाली फिगर ज्यादा होंगी या लेस वाली फिगर ज्यादा होंगी। मेरे ख्याल से तो ये फिगर अगर ज्यादा लाना चाहता हूं तो हो सकता है ये 1,05,000 हो तो ये लाख हो, फिर ये 5,000 ज्यादा आएगा ना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये प्रॉफिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का दुनिया में ज्यादा है तो ऐड वाली इनकी ज्यादा होंगी, और जिस बंदे का दुनिया में ये वाली फिगर कम है तो फिर उसके लेस वाली ज्यादा होंगी। तो क्या ये दावे से मैथमेटिकल बात कही जा सकती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का 28 इसलिए आ रहा है कि ऐड वाली ज्यादा चीजें और लेस वाली कम। 5,000 ऑफ विच 0.8 इज परमानेंट। अब बता दें ये कौन सा वाला परमानेंट है, फाइन वाला। ये कौन सा वाला परमानेंट है, फाइन पेनल्टी वाला। क्या लिखा हुआ है 5,000। आप सारी बात पढ़ें, करंट ईयर टैक्सेबल इनकम exceed the accounting income by 5 of which, अब वो बता दें 0.8 है, लेकिन 0.8 को मैं 0.8 लिख नहीं सकता ना, 0.8 होता है 8 लाख, तो 8 लाख को कैसे लिखूं। और ये गलती नहीं है कि अब इसको मैं कुछ सेट करने बैठ जाऊं, ये फाइन वगैरह होगा, फाइन एटसेट्रा कोई चीज होगी। अब बता दें मैं 4 कॉलम क्या बनाऊं डेफर टैक्स निकालने की। ये मेरा DTE आना है, कैरी डाउन नहीं आना, ये DTE फॉर द ईयर आना है, क्योंकि ये फिगर्स कौन सी है सारी फॉर द ईयर। ये फिगर कौन सी है फॉर द ईयर। इस अप्रोच से DTE आता है, कैरी डाउन नहीं आता। अब भाईजान वो बनाना शुरू करें आप चीजें। वर्किंग 9.1 बोलें क्या क्या बनाने, एडजस्टेड, हिम्मत करें, एडजस्टेड
अकाउंटिंग प्रॉफिट, दूसरा कॉलम टैक्सेबल, तीसरा कॉलम डिफरेंस, चौथा कॉलम टैक्स। डन। अच्छा कराएं यार। 23,5,6,7 गुड गुड। 23,5,6,7 या ना यार, माइनस नहीं, जो सलूक इधर करना है वही करना है इधर। ये मैंने कहा था, अभी मैंने वो एग्जाम्ड इनकम को माइनस किया था, जो सलूक इधर करना है वही इधर भी करना है। अभी मैंने फॉर्मेट भी दिखाया आपको, अभी मैंने फॉर्मेट भी दिखाया आपको IAS 12 के अंदर। बहुत पुरानी कहानी हो गई, इसको तो ढूंढने के लिए भी दिन लग जाते हैं। ये देखो भाईजान, ये देखो डिडक्शन नॉट अलाउड क्या करनी होती है, और एग्जाम्ड इनकम लेस। तो हमें कैसे इल्हाम हुआ कि परमानेंट डिफरेंस ऐड वाला है, लेस वाला नहीं है। ऑफ विच, 5 में से, तो पता जिस शहजादे को पता होगा मैथमेटिकली 5 कहां आता है उसको तो समझ आ जाएगी 800 किधर है। चलें जी, 2, 3, 5, 6, 7 प्लस, इसको छोड़ें, ये बताएं 2, 4, 2, 8, 5, 6, 7 डिफरेंस टैक्स 1470। नाउ इस एडजस्टमेंट में अगला सवाल मेरा, आप बताएं इसको उल्टाना है या इसको रिकॉर्ड करना है, DTE डेबिट DTL क्रेडिट या DTL डेबिट DTE क्रेडिट। थोड़ी सी मैं आपको हेल्प कर दूं, ये फिगर कम आ रही है, अगर पेपर में कभी फंस जाएं तो एक तो तरीका ये होगा दलदल से निकलने का, लॉजिक सोच लें। 24 कमा रहा हूं मैं आज, टैक्स वाले 28 पे टैक्स मांग रहे हैं। आगे जरा सोचें, मैंने 24 कमाया, उन्होंने 28 पे टैक्स मांगा, मेरे ख्याल से मैंने ज्यादा टैक्स दे दिया। जब ज्यादा टैक्स दे दिया तो मैं अब लाइबल फील नहीं करूंगा बल्कि मैं एंटाइटल्ड फील करूंगा। तो डेफर्ड टैक्स एसेट वाली एंट्री बनानी है, लाइबिलिटी वाली नहीं। लेकिन DTAL इंटरचेंजेबली यूज होता है, वो आपको पता है। दोबारा सोच लें लॉजिकली, कमाया कितना, टैक्स किस पे दिया, तो और टैक्स देने के लिए लाइबल फील करूं या बल्कि ज्यादा टैक्स दे रहा हूं, ज्यादा टैक्स दे रहे हैं तो ज्यादा टैक्स देने की वजह से एंटाइटल्ड फील करूं। तो मैंने आपको कहा था समझने के लिए लिख लिया करें एसेट बनाना, लेकिन स्लैश लाइबिलिटी लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो अकाउंट और लाइबिलिटी का असल में ऊपर पड़ा हुआ है ना। और यहां से भी देख लो यार, यहां से देख लो, छोड़ो पर यार ये लॉजिक शोजिक याद नहीं रहती। ये देखो यार, if adjusted accounting profit is less than taxable profit, if adjusted accounting profit is less than, तो मैंने आपको कहा था ये एंट्री होगी DTL या A डेबिट और DTE, तो ये एंट्री याद कर लें। तो ये एंट्री भाईजान बनेगी क्या, 1470। डबल एंट्री पोस्ट कराएं इसकी, 1470। कराएं हिम्मत। एंट्री तो नॉर्मल सी, लाइबिलिटी डेबिट DTL अकाउंट खोलें। बैलेंसिंग नहीं, बैलेंसिंग कैरिड ऑन आएगा आज ना यार, ये अप्रोच क्लोजिंग नहीं देती, ये फॉर द ईयर देती है। नहीं, ये तो ओपनिंग था असल में ना यार। अगर अदर इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो डाटा दिया हो डेफर्ड टैक्स निकालने का, तो फिर ये बैलेंस बाय डिफॉल्ट ओपनिंग होता है। जैसे अदर इंफॉर्मेशन में डेप्शन का डाटा दिया हुआ था, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ये ब्रॉड डाउन कम डेप्शन थी। हाँ जी बोलें जी, 1470। एंट्री का पल्ला नहीं छोड़ना, DTL डेबिट और DTE उल्टी करनी है। 1470 यार 800 का परमानेंट डिफरेंस करंट टैक्स की वर्किंग में है,
इसको पढ़ा रहने दें या उल्टा दें? ओ भाई पढ़ा रहने दें, वो कोई मसला ही नहीं हमें 800 का डिफरेंस। अब मैं कर दूंगा रिक्वेस्ट, अब इसको क्लोज तो करना है या कल आके दोबारा बनाए सवाल पूरा। हाँ हाँ जाहिर सी बात है, अभी खत्म होगा। ओके भाई, आगे एक डिविडेंड की एडजस्टमेंट रहेगी है VII, और एक जो लाइन मैंने मिटाई हुई है। अच्छा ऐसा करते हैं, ये लाइन अभी पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह अगर और बहस करनी हुई तो कल कर लेंगे। यहां तक बातें हमारी खत्म हो गई। हमें इल्हाम कैसे हुआ था करंट टैक्स की वर्किंग खोलनी है। उसने बताया हुआ था कि अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट से, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट तो अवेलेबल ही नहीं थे, वो निकाले, टैक्सेबल प्रॉफिट भी अल्लाह का शुक्र है फिर निकल आए, उस पर रेट लगाया तो करंट टैक्स निकल आया। पिछले सवालों में करंट टैक्स की फिगर दी होती थी या निकालनी पड़ती थी? दी होती थी। इस सवाल में करंट टैक्स की फिगर निकालनी पड़ी। डेफर्ड टैक्स के बारे में ना टीटीडी का जिक्र था, कोई जिक्र ही नहीं था बाप का, हर सवाल में टीटीडी लगे होते थे हम, इधर कोई जिक्र ही नहीं था, तो मजबूरन फिर करंट टैक्स की अप्रोच लगानी पड़ी। इसी वजह से उसने परमानेंट डिफरेंस भी दिए हुए थे। अच्छा यार मुझे ये बताएं, बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई लायबिलिटी नजर आ रही हो, बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई लायबिलिटी नजर आ रही हो, मिसाल के तौर पे आपकी अपनी बैलेंस शीट है, उसमें लायबिलिटी नजर आ रही है 5000 कॉलेज की तरफ फीस, और वो आपके दिल के अंदर एक बात है कि मैंने 5000 कॉलेज को फीस देनी है। प्रिंसिपल साहब कहें जाओ यार आपको माफ की, जाओ यार आपको माफ की। एंट्री बताएं, लायबिलिटी खड़ी रहने देंगे या लायबिलिटी खत्म कर देंगे? लायबिलिटी खड़ी रहने देंगे, खत्म कर देंगे? लायबिलिटीज एसेट राइट ऑफ करने की एंट्रीज आपको आती हैं, लायबिलिटी खत्म करने की एंट्री आज बताएं। लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट, डन। एसेट खत्म करने की तो एंट्रीज आपको आती हैं, बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट, ये क्या खत्म करने की एंट्री है? लायबिलिटी। ओके एक सीटीपी नजर आ रहा था ट्रायल के फेस पे, इंशाल्लाह कोई भी आपके सवाल हुए इस 2000 के बारे में कल मैं एंटरटेन कर दूंगा। मुझे सिर्फ ये बता दें लायबिलिटी नजर कितनी आ रही है? 2000। लायबिलिटी नजर कितनी आ रही है? 2000 की। इस साल 5 मिलियन मैंने पे किए फुल एंड फाइनल। फुल एंड फाइनल का मतलब है प्रिंसिपल साहब बस यही है मेरे पास, खत्म बात, फुल नहीं, इसके बाद आपने मुझे कुछ नहीं कहना। इस साल मैंने 5 मिलियन पे किया फुल एंड फाइनल ऑफ टैक्स अगेंस्ट विच अ लायबिलिटी हैड बीन मेड इन प्रीवियस ईयर। इस साल मैंने टैक्स वालों को 5 मिलियन दे दिया जिसके लिए मैं पिछले साल 7000 लायबल फील कर रहा था, इस साल 5000 देके जान छुड़ा ली, इस साल 5000 देके जान छुड़ा ली, बाकी 2000 मेरी क्या होनी चाहिए? पिछले साल मैंने इनको कितने देने थे? यार पिछले साल इस तरह की वर्किंग हुई होगी, थोड़ा सा विजुअलाइज करें, पिछले साल इस तरह की वर्किंग हुई होगी। पिछले साल यहां मैंने बुक कर दिया था 7000। पिछले साल मैंने कितना बुक कर दिया था? सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट 7000। पिछले साल इस तरह की वर्किंग हुई होगी। पिछले साल कितना बुक किया सर, आपको कैसे पता चला? अगेंस्ट विच अ लायबिलिटी हैड बीन बुक्ड इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल 7000 बुक किया, और जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ उनको पता है 30 जून 30 जून का टैक्स 30 सितंबर को जमा कराने गए होंगे, और जिन्होंने नहीं टैक्स पढ़ा हुआ क्या उनको ये पता है कि हमारे साल का टैक्स ऑब्वियसली हमारे साल के आखिरी दिन तो जमा नहीं करा सकते एफबीआर को, वो कब जमा कराते होंगे? अगले साल। हमारे साल के एंड पे तो अकाउंट्स फाइनल नहीं होते, हमने टैक्स कहां से जमा करवाने? तो बोले हमारे साल का टैक्स कब जमा करवाते हैं? अगले साल। लेकिन जो पिछला साल है 30 जून 14 वाला, प्रीवियस ईयर को अंडरलाइन करें ना, 30 जून 14, पिछले साल का लायबिलिटी बुक कितनी की थी? 7, और पे कितनी कर दी? 5। आप बता दें फुल एंड फाइनल है या अभी भी कुछ पे करना है?
इसकी वजह ये बनी होगी कि टैक्स वालों ने होस्ते को हमें रिलैक्सेशन दे दी हो, या हमारी करंट टैक्स की वर्किंग में कुछ ऐसी एरर हो गई हो जो टैक्स वालों ने हाईलाइट कर दी हो। लेकिन टैक्स वालों ने कहा यार अल्लाह का शुक्र है, जाओ आप 7,000 आपने बुक किया हुआ था, 5,000 हमें पे कर दो, मुझे बता दें बाकी 2,000 का क्या करें। और भाई इनकम में कैसे डालूं, वो तो लाइबिलिटी में पड़ा हुआ है, वो तो लाइबिलिटी में पड़ा हुआ है। सर हमें कैसे इल्हाम होगा ये वो वाला 2,000 है भाई, ये अब अदर इंफॉर्मेशन में 7 और 5 का डिफरेंस ही ये 2,000 है, और हमें कैसे इल्हाम होगा ये वो वाला 2,000 पड़ा हुआ है। और भाईजान 100% मार्क्स नहीं लेने होते पेपर में। अब जो एडजस्टमेंट हो गई है वो तो समझ रहे ना, जो आई कैब ने टेस्ट कर दिया है, हर दफा फाइनल अकाउंट में कोई ना कोई ऐसा पंगा तो वो डालेगा और वो अगली दफा वालों को कराया जाएगा। तो इसलिए जो आपके टाइम में आने वो अगली दफा वालों को कराया जाएगा। तो इनके साथ जो पंगा हुआ था वो मैं बता रहा हूँ, पता नहीं कौन कहते हैं जो है पहले सीए आसान था। ये किस अटेम्प्ट का सवाल है? 2010 का। ऐसे ही मारे रहते पिछले लोग आसान। अच्छा जी, तो भाईजान आप लोगों के साथ भी फिर यही होती है, 10 साल बाद आपको भी कोई कह रहा होगा तुम लोगों के जमाने में क्या था सीए तो अच्छा। तो बोलें जी कितना देना था पिछले साल, कितना फुल एंड फाइनल दे आए? 5। कितना देना ही नहीं? और भाईजान अगर ये इस साल का करंट टैक्स होता ना तो इसका सीटीई भी पड़ा होता, इसका सीटीई नहीं पड़ा हुआ था 2000 का, इसलिए ये इस साल का करंट टैक्स नहीं था। अगर ये इस साल का करंट टैक्स होता तो क्या एंट्री हो चुकी होती? करंट टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स पेएबल, लेकिन ये इस साल का करंट टैक्स तो है ही नहीं। ये किस साल का पेएबल है? आप बोलें जी इसको क्या करें, इसको सही करें, पेएबल खत्म करने की एंट्री बताएं, मुंह पे खत्म करें पेएबल। एंट्री बताएं। सीटीपी नजर आ रहे हैं ना हमें? सीटीपी है जो प्रोविजन है, जो मर्जी नाम आप इसका रखें, इसको डेबिट करें। यार ये ना अदर इनकम में नहीं जाता, ये जहां पिछले साल खर्चे में गया था वहीं इस साल खर्चे में उलटता है। ये जहां पिछले साल खर्चे में गया था ये वहीं इस साल उलटता है। इसमें रिटेन्ड अर्निंग हिट नहीं होती, ये बात मैं इंशाल्लाह आपसे कल करूंगा। इसमें क्यों नहीं रिटेन्ड अर्निंग हिट होती? इसमें रिटेन्ड अर्निंग हिट नहीं होती, ये बात मैं आपसे प्लीज डू नॉट क्लोज द थिंग्स, डिविडेंड एडजस्टमेंट इज लेफ्ट। ओके बताएं जी 2000 का क्या करूं, 2000 का क्या करूं? 2000 ये मेरी लाइबिलिटी है या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हूं? क्या स्टिल लायबल फील करूं या ना फील करूं? दिल चाह रहा है लाइबिलिटी खत्म करना, अदर इनकम में बुक करूं, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है नहीं भाई लाइबिलिटी खत्म करना वहीं बुक करो जहां लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी। तो सीटीपी उल्टाने की एंट्री आज बता दें, सीटीपी डेबिट, सीटी क्रेडिट। कितने से? यार ये तो फेस पे ही कर दें ताकि ये जीरो हो जाए, ये फेस पे कर दें डेबिट। क्रेडिट कहां कर दूं मैं? और यूजर को बता दें ये किस साल का है, और सीटी प्रायर भी मैं कल आपको रिवाइज कराऊंगा, ये क्लास में पढ़ाया हुआ है, ये कल आपको रिवाइज कराऊंगा, सीटी प्रायर पढ़ाया हुआ है क्लास में। कितना? खुशी खुशी खुशी, प्लीज नेगेटिव साइन है खुदा के लिए यार, खुशी। लाइबिलिटीज खत्म होगी ना तो खुशी, कोई लाइबिलिटी नहीं कुछ खिलाने पिलाने की। अच्छा खुशी 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 खुशी, सीटीपी डेबिट, सीटी क्रेडिट। चलो ठीक है, फिर मुझे ही थोड़ा सा अपने ऊपर कुछ पत्थर रखना पड़ेगा दिल पे, ये सारा आके कल फिर मैं नोट करूंगा दोबारा। अब आपका दिल नरम हो गया थोड़ा सा? कोई अच्छा इसकी तस्वीर खींच लेते हैं, फिर इसकी तस्वीर खींच ले। नहीं नोट तो फिर मैं ही करूंगा, नोट मैं ही करूंगा। यार रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ओवर। अल्लाह हाफिज।